नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह का किया शुभारंभ। मिशन का लक्ष्य देश के विकास की प्रेरक शक्ति बनने वाले मानव संसाधन तैयार करना। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची। जेएमएम कांग्रेस में 70 सीटों पर बनी सहमति, आरजेडी नाराज। महाराष्ट्र विधानसभा सीटों को लेकर महायुति में स्थिति काफी हद तक साफ। महाअघाड़ी में मतभेद जारी। भाजपा ने वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए नव्या हरिदास को उतारा मैदान में। कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा से होगा मुकाबला। भाजपा ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनावों के लिए भी उम्मीदवारों की सूची की जारी। मौसम बदलते ही फिर जहरीला हुआ दिल्ली का हवा पानी। कई इलाकों में AQI 400 पार। भाजपा ने खोखले वादों पर आप सरकार को घेरा। कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार से मांगा हिस्सा। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुए समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। ध्यान रहे कि यह पहल सिविल सेवकों की क्षमता विकास को समर्पित है और इसका उद्देश्य उनमें व्यक्तिगत संगठनात्मक क्षमता विकास को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी से हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन को तैयार करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम इसी जुनून के साथ काम करते रहेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह द्वारा कार्य प्रणालियों में सुधार से हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी सोच में बदलाव के लिए उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। और कर्मयोगी सप्ताह के शुभारंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। इस पहल से मिली सीख और अनुभव हमें अपनी कार्यप्रणालियों को बेहतर बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेंगे। और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सूची में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अमर बाउरी, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और सुनील सोरेन का नाम अहम है। भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को धनबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जबकि चंपई सोरेन सरायकेला से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों की बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। वहीं खबर की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बनी है। अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। और वहीं इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने नाराजगी जताई है। पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा कि सीट शेयरिंग में हमसे राय नहीं मांगी गई। उन्होंने अन्य विकल्प खुले होने की भी बात कही। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है।
ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं हो सकी है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला की मौजूदगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में शनिवार को कांग्रेस नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सभी दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। राज्य के दो महत्वपूर्ण गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में 260 सीटों पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा काफी सकारात्मक रही। ये महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई, बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा और आपको गुड न्यूज हम देंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों के बीच रस्साकशी जारी है। महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई, लेकिन फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला की मौजूदगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में शनिवार को कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मिले। वहीं एमवीए में अपनी पार्टी के लिए 12 सीटों की मांग कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नया पेच फंसा दिया है। ये बैठक हमारे सीनियर लीडर्स हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनको इधर ड्यूटी लगाए हैं हर डिवीजन में। वो लोग इधर आके करके काम शुरू करेंगे। इसके लिए मीटिंग 2 दिन के अंदर सब हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। केरल के वायनाड से नाव्या हरिदास और को उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने उतारा है। केरल सहित बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। भाजपा ने सूची में कुल 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए अब तक 1.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 3 अक्टूबर को की थी। 12 अक्टूबर से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की वेबसाइट पर आवेदन शुरू हुए हैं और 25 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से देश के युवाओं को कौशल विकास का सुनहरा मौका मिलेगा। तो आइए जानते हैं क्या है पीएम इंटर्नशिप योजना। पीएम इंटर्नशिप योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत युवाओं को कई बड़ी मल्टीनेशनल और अलग अलग तरह की कंपनियों के साथ जुड़ने और उनसे सीखने का मौका मिलेगा। इस इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को इंटर्नशिप देकर उनके कौशल का विकास करना और बेरोजगारी से मुक्त करना है। इस योजना के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्नशिप की कुल अवधि 12 महीने की होगी,
देश की शीर्ष 500 कंपनियों में ये इंटर्नशिप दी जाएगी। सरकार ने सभी 500 भागीदार कंपनियों की पहचान कर ली है और उन्हें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से संचालित एक वेब पोर्टल पर लिस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2 विशिष्ट लक्ष्यों के साथ शुरू की गई है, जिसमें युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और साथ ही बेरोजगार युवाओं को स्टाइपेंड के माध्यम से एक बुनियादी वित्तीय सहायता दिलाने में मदद करना शामिल है। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का 10वीं, 12वीं, ITI या ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। इंटर्नशिप के लिए 21 से 24 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कोई भी युवा जिनके पिता या परिवार में किसी की भी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, वे इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इंटर्नशिप के समय उम्मीदवार के पास पूर्णकालिक रोजगार नहीं होना चाहिए। किसी फुल टाइम डिग्री या अन्य कोर्स की शिक्षा ले रहे छात्र इसके लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IIT, IIM, NIT, IIIT या MBBS, MBA, BDS या मास्टर्स डिग्री ली है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी तरह की अप्रेंटिसशिप योजना का लाभ उठा चुके हैं तो आप पीएम इंटर्नशिप योजना में आवेदन नहीं कर सकते। पीएम इंटर्नशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें से 4,500 रुपए केंद्र सरकार और 500 रुपए कंपनी की ओर से दिया जाएगा। सरकार ने कंपनियों को छूट दी है कि वे चाहे तो अपने योगदान को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को किसी भी आकस्मिक व्यय में मदद करने के लिए सरकार की ओर से इंटर्नशिप शुरू करते समय 6,000 रुपए की राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक इंटर्न को बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना से युवाओं को कंपनियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ने, काम सीखने और अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जो उन्हें भविष्य में नौकरी पाने के लिए मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। इस यात्रा से शिक्षा के क्षेत्र में आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग, भागीदारी और तालमेल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 2 दिनों की सिंगापुर यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री सिंगापुर के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। 3 दिनों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि डिजिटल कृषि मिशन के लिए कैबिनेट से 2,817 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इसी के चलते खाद्य तेल पर 27% आयात शुल्क लगाया है ताकि घरेलू तेल उत्पादकों को फायदा पहुंचे। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि बासमती चावल पर निर्यात के बैन को हटाया गया है और प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के हेतु कैबिनेट ने 2,817 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जो खाद्य तेल थे उनके आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है 27.5%। अब चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। बासमती पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी थी वो हटा दी गई है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो घटा के 20% की गई है। उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। अब इन फसलों के दाम ठीक किसानों को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने विस्फोट करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। ये घटना उस समय हुई जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का एक गश्त दल नक्सल विरोधी सर्च अभियान से लौट रहा था। नक्सलियों ने उनके रास्ते में IED लगाकर विस्फोट किया। इस धमाके में 2 जवान शहीद हो गए हैं। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया और नक्सलियों की खोजबीन शुरू कर दी। घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना जताई है।
राजस्थान के बीकानेर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की आशंका के चलते स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई की। एसओजी की टीम ने बीकानेर में एक साथ 9 स्थानों पर छापेमारी की और 7 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार युवकों को जयपुर ले जाकर पूछताछ की जाएगी। यह कार्रवाई मई 2024 में आयोजित ईओ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और नकल की संभावनाओं को लेकर की गई। एसओजी के एडिशनल एसपी सुनील कुमार ने कहा कि ईओ भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि जांच में कुछ संदिग्ध गतिविधियां की जानकारी मिली, जिसके चलते बीकानेर में एक साथ 9 जगहों पर छापे मारे गए। एसओजी की टीम इस मामले में पूरी तत्परता से जांच कर रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा और अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य का दर्जा उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके लिए अब जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन की जरूरत है। ये केंद्र सरकार को ही लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पारित कर कराना होगा। इसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भी भेजना होगा। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी जारी है। शनिवार सुबह से ही राजधानी में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका हाल बेहाल है, तो वहीं यमुना नदी में पानी से ज़्यादा झाग देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की है। दिल वालों की नगरी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है। एक और राजधानी की हवा जहां लोगों की शरीर में जहर घोलने लगी है, तो वहीं यमुना नदी में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों के लिए आंखों में जलन, गले में खराश, घुटन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की है। DMRC ने सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करने की बात कही है। दिल्ली में हर दिन बढ़ते AQI स्तर से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। शनिवार सुबह से ही राजधानी में AQI का हाल बेहाल है।
खराब श्रेणी का एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए आनंद विहार का AQI स्तर 444 पर पहुंच गया। वहीं बवाना में 343, द्वारका सेक्टर 8 में 327, जहांगीरपुरी में 337, मुंडका में 364, नरेला में 328, रोहिणी में 324, अक्षरधाम में 334 और वजीरपुर में 349 AQI स्तर के साथ राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली की यह हालत तब है जब सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम दावे कर रही है। वहीं छठ महापर्व से पहले यमुना नदी पर उठते सफेद जहरीले झाग छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। यमुना की सफाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी अब अपने कारनामों के कारण भाजपा के निशाने पर है। यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। जब दिल्ली के अंदर यमुना आती है, जब ट्रेवल करती है, 40 गुना ज्यादा दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन अफसोस दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करने के अलावा कुछ नहीं करती है। यमुना जी में यहाँ पर कालंदी कुंज में 0 ऑक्सीजन लेवल है और 0 ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार से 10 सालों का हिसाब मांगा है। 2013 में दिल्ली में एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली के अंदर गवर्नेंस भी वेरी पुअर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी पुअर हो गई और दिल्ली का जो माहौल है स्पेशली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो भी फ्रॉम वेरी पुअर टू पैथेटिक पर पहुंच जाता है। सर्दी बढ़ने के साथ बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली से तपस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पुनर्निर्माण का काम शनिवार को फिर से शुरू किया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम को वित्तीय राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि कुर्नूल में एक उच्च न्यायालय की बेंच और उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम स्व वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से अमरावती का पुनर्निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन 2047 का उद्देश्य राज्य का विकास करना है। उन्होंने कहा कि उनके एक आह्वान पर ही अमरावती क्षेत्र में 29,881 किसान 34,241 एकड़ जमीन दान करने के लिए आगे आए। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को 15,000 करोड़ रुपयों की सहायता दी है। यहाँ रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं। दोनों ही उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस सभी तरह के मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। DD इंडिया के अमृतपाल सिंह ने भारतीय अमेरिकियों के एक वर्ग से बात की ताकि उनका मूड भांप सकें और पता लगा सके कि नवंबर में वो क्या भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून में अमेरिकी संसद को जब संबोधित किया था तो उन्होंने
उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनकी भारतीय विरासत का जिक्र किया था। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me. Who has made history. I'm told that the Samosa caucus is now the flavor of the house. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात हैरिस की ओर इशारा करते हुए कही, जिनकी मां भारत में पैदा हुई थी। हैरिस की विरासत इस बात का संकेत है कि अमेरिकी राजनीति में भारतीय अमेरिकी किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। सोसाइटी में तो कोई डाउट नहीं है कि हमारी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। लास्ट फ्यू इयर्स में हमने ये देखा है कि पॉलिटिक्स पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया है। वर्तमान में अमेरिकी कांग्रेस में लगभग 5 भारतीय अमेरिकी हैं और राज्य विधानसभाओं में लगभग 40 भारतीय हैं। भारतीय अमेरिकी मतदाताओं की मतदान दर किसी भी एशियाई अमेरिकी समूह की तुलना में सबसे अधिक है, लेकिन भारतीय अमेरिकी किसी विशेष पार्टी को सामूहिक रूप से वोट नहीं देते हैं। किसी भी अन्य समूह की तरह उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इंडियन अमेरिकन्स का इस देश में हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आज इंडियन अमेरिकन्स जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री बनेंगे इस इलेक्शन में। पहले तो इतना ज़्यादा हमारे लोग इसमें रुचि नहीं रखते थे। अभी हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में हमारे लोग आगे आएं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय एक उभरती हुई राजनीतिक ताकत है। सिटीजन्स बन रहे हैं तो वो वोट देने के लिए जो है अब सक्षम हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि उनकी लाइफस्टाइल पे, उनके अमेरिकन ड्रीम पे जो है खतरा हो सकता है। तो उनको लगता है कि ये बचाने का एक तरीका ये है कि हमारा इन्फ्लुएंस हो। हालांकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एक छोटा समूह है, इनके नंबर्स कम हैं, पर पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिहाज से, सिविक लीडरशिप के लिहाज से ये कम्युनिटी अमेरिकी राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती है। कैमरामैन संजय जना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाई। दरअसल मैच शुरू होते ही बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन बनाने हैं। और वहीं इससे पहले अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 462 रन बनाए। इस प्रकार भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया है। भारत के लिए सरफराज खान और ऋषभ पंत ने चौथे विकेट के लिए 177 रन की शानदार साझेदारी की। सरफराज ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ते हुए 150 रन बनाए। हालांकि ऋषभ पंत शतक से चूक गए और वो 99 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल 35 रन, रोहित शर्मा 52 रन, विराट कोहली ने 70 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से विलियम ओ रुर्के ने 3, मैट हेनरी 3, स्पिनर एजाज पटेल को 2, फिलिप्स और टीम सऊदी को 1-1 विकेट मिला है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।